मिडिल ईस्ट टेंशन और हॉर्मूज संकट का असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दूसरे देशों के साथ ही भारत के लिए भी आफत बन गया है। पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी देशवासियों से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल की अपील कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल का इम्पैक्ट अब इकोनॉमी पर दिखने लगा है। अप्रैल में थोक महंगाई दर दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर आ गई। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर थी। और सोने चांदी के बाद तो अब दूध भी महंगा हो गया। आज सुबह आपको भी खबर मिली गई होगी। मदर डेयरी हो, अमूल हो, सब 2-2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। और दूध के साथ ही मुंबई में सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम बढ़ने से सफर महंगा हो गया है। संकट काल के बीच मोदी सरकार ने अब चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। ये बैन सितंबर तक रहेगा ताकि चीनी की कीमतों में इजाफा ना हो, क्योंकि हर घर की जरूरत चीनी है। इसके पीछे जो कारण है वो भी आपको बता दें। एल नीनो की वजह से इस साल चीनी के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सप्लाई चेन ब्रेक ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले से ही ये कदम उठाया कि दूसरे देशों में चीनी भेजने पर ही रोक लगा दी। और आप ये जानते ही हैं कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब सवाल यह है कि भाई हो क्या रहा है, कितनी महंगाई है। अब मोदी जी अपील तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई आ चुकी है, हमारे घर तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर किसी तरीके से एक ब्रेक लगा कर रखा गया है, लेकिन सीएनजी का दाम बढ़ गया है। तो शुरुआत करते हैं। और इस पर अमिताभ जी, पहली बात तो यही है कि अब वो दिन लद गए कि जब हम ये कह रहे थे कि युद्ध जो है वो खाड़ी में चल रहा है, इसका असर आते आते आएगा। असर किसी तरीके से रोका गया है, लेकिन अब आ चुका है। दूध महंगा हो गया है, चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लग गया है, सीएनजी महंगी हो गई है, और अभी तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होने की स्थिति में कभी भी पहुंच सकता है। देखिए, अब ये भूमिका बनाई जा रही है धीरे धीरे कि तेल और गैस के दाम बढ़ें। और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ था। 28 फरवरी को जब ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ था, तब से ही लोगों को लगने लगा था। हम डिस्कशन भी करते थे यहाँ कि अब महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे। और जब तेल और गैस और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर उपभोक्ता, हर नागरिक को उसका असर पड़ता है। और उसके बाद कोई लॉजिक काम नहीं करता है। सरकार ये जानती थी, लेकिन किसी तरह हमने, चूंकि ये 4 मई आना था, इसलिए उसको रोका गया था। और ये भी बता दें कि ऑयल कंपनियों ने 2022 से 2026 के बीच कम से कम 1,50,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ का मुनाफा किया था, जिसका कुशन अब तक हमको 3 महीने तक मिलता आया था। अब जो वो बता रहे हैं कि पेट्रोल पे 10 रुपये शायद और डीजल पे 25 रुपये, जितना भी वो बता रहे हैं कि हम उस पर नुकसान भर रहे हैं, वो नुकसान अब वो भरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 महीने का जो कुशन था वो हम यूज कर चुके हैं। तो अब उपभोक्ताओं के लिए, नागरिकों के लिए ये एक तरह का शिगुफा छेड़ा गया है कि राष्ट्रभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए आप विदेश यात्रा ना करें, आप सोने चांदी कम खरीदें। और लेकिन अब ये समय आ गया है जब तेल और गैस के दाम और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, और उसके रिजल्टेंट इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यही नहीं, दुनिया में जहां इन्फ्लेशन सबसे कम होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में भी लगभग 4% के लगभग इन्फ्लेशन आ गया है। तेल और गैस के दाम वहां भी बढ़े हैं। $3 थे, $4.5 पर बैरल हो गया है। तो अब भारत इससे रुक नहीं सकता है। थाईलैंड के जैसे देश तो कहते हैं कि टी-शर्ट पहन के आप चलिए, क्योंकि आपको एयर कंडीशनर यूज नहीं करना पड़ेगा, लिफ्ट का इस्तेमाल कम कीजिए। तो वैसी स्थिति अब भारत में भी आने लगी है। हमको उस कमर कसना होगा। अब वो सरकार पे डिपेंड करता है कितने दिन तक। डर कितना बड़ा है उसका एक उदाहरण विजय जी मैं दर्शकों के सामने और आपके सामने भी रख रही हूँ। डर इतना बड़ा है कि आज जब अपनी सोसाइटी से ऑफिस आने के लिए निकली तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे रोक कर ये पूछ लिया कि बेटा आपको तो सब पता होगा, ये बता दीजिए कि क्या बहुत स्थिति खराब हो गई। तो मैंने कहा बहुत स्थिति खराब होने की तो अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, अगर युद्ध नहीं रुकता है, तेल की आपूर्ति ऐसे ही बाधित रहती है, फर्टिलाइजर महंगा होता है, तो फिर उपजाने से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपके घर तक पहुंचने तक फिर सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो महंगाई के लिए आप तैयार रहें। तो ये डर अब लोगों के अंदर दिखने लगा है। नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि जो अपील की कम करने की, वो बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसे ही करें, ऐसा नहीं है। वो उस संकट को देख रहे हैं
देख रहे हैं। उस संकट के लिए तैयार आपको कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भाई उससे इस बात की भी तैयारी हो रही है कि जब तेल के दाम बढ़ें तो आप इस बात के लिए तैयार रहे कि हाँ ये तो शॉक की तरह से ना आए। और संकट है और ये दुनिया भर में संकट है, इसलिए ये बात बार बार कहना कि नहीं कोई संकट नहीं है। कुछ लोग मंत्री जी भी कह रहे हैं कि नहीं संकट कोई नहीं है हमारे पास। डिलीवरेबल्स का संकट अभी भारत में नहीं है कि आपको पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है और सब चीज़ें मिल रही है, लेकिन ये संकट नहीं रहेगा और दाम नहीं बढ़ेंगे इसकी गारंटी नहीं है। उस पर होना चाहिए और सारे काम वहाँ पर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की उसमें दो चीज़ों पर बहुत महत्वपूर्ण, एक गोल्ड और एक विदेश यात्रा है। ये दोनों जो काम है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, हमारे लग्जरी में आते हैं। तेल जो है वो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, मतलब तेल का कुछ ना कुछ तो काम आ ही रहा है ना, रह नहीं सकते ना, उसके बिना नहीं रह सकते। नहीं, प्रोडक्शन में भी, इंडस्ट्रीज में भी, बिजनेस में भी, काम में भी वो काम में आ रहा है। तो कम से कम जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है उस पर रोक लगाएं और मेहरबानी करके हम सब लोग वैसे वो वीडियोस दिखाते रहते हैं, उस दिखावे को बंद करवाइए। उससे कोई बचत नहीं होने वाली है। हमारे जो नेता हैं कि वो कोई मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं हेलमेट लगा के, हो सकता है आपके पास वीडियो और उसको कवर करने के लिए 4 गाड़ियां चल रही हैं और उसके पीछे 10 गाड़ियां चल रही हैं। उसकी जरूरत नहीं। मेरे मुख्यमंत्री सुरक्षा के लिए हकदार है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ये सब बातें होंगी और ये 4 दिन चलेगा, फिर आप वहीं पर आ जाएंगे। और मैंने देखा अभी एक और मित्र का कोई वीडियो भेजा था कि कोई मंत्री जी मेट्रो से यात्रा करने के लिए गए थे, तो पहले वो गाड़ी से काफिले से गए मेट्रो पर, वहां तक आपने वीडियो नहीं चलाया, फिर वो वीडियो मेट्रो का चलाया, फिर वो मेट्रो से उतरेंगे तो वहां से फिर वो गाड़ियां लेकर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की बात को सीरियसली ले वो लोग। नहीं, ये बात मैं आपकी समझ रही हूँ। तस्वीर जो आपने कही है वो मैं जरा दर्शकों को दिखा भी देती हूँ। पीएम मोदी की अपील का जो असर दिखाई दे रहा है वो आप देखें। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा में मुख्यमंत्रियों ने अब अपने अपने काफिले में कटौती की है। पेट्रोल डीजल की कम खपत हो इसके लिए सभी राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स आगे आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती की है। अलग अलग राज्यों से जो बचत की तस्वीर है जिसका जिक्र अभी एक कर रहे थे विजय जी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बुलेट की सवारी करते हुए, उसमें भी शायद बाइक उनकी ईवी बाइक है, उसकी सवारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, मैसेजिंग के लिए अच्छा है, लेकिन वाकई में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पीएम हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ निकले, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को तो पूरा काफिला इस्तेमाल करना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री के साथ किसी भी तरह का समझौता होना सेफ नहीं है ना। हाँ, मतलब बाकी मुख्यमंत्री तो ठीक है कि आप घर से पास आधा किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ज्यादा वो नहीं तो चले गए। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को लेकर घर से समझता हूं गंभीरता की बात। घर से मंत्रालय जा रहे हैं तो ठीक है, 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, वो ठीक है आप करो, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी भी स्तर पर मुझे लगता है 2 गाड़ियों के साथ नहीं निकलना चाहिए। मैं सर कह रही हूँ कि बाइक्स पे, 2 व्हीलर्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर 10 मिनट का भी आगे जी रास्ता है तो आप गाड़ी में भी चले जाते हैं। बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी के तो एक अलग पहलू हो जाता है, बिल्कुल उस दृष्टि से यदि हम देखें तो भी नहीं करना चाहिए। प्रतीकात्मक तौर पर भी ऐसी चीजों को जनता जो है वो सहजता से नहीं लेती, सीरियसली नहीं लेती है। उनको लगता है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है। एक दिन तो आप बाइक से चल लेंगे, 2 दिन आप बाइक से जा सकते हैं, अगले दिन आपके पास गाड़ियों का वही काफिला रहेगा, तो लोग यही सवाल पूछेंगे ना, तो ये फिर ड्रामेबाजी और नौटंकी किस बात के लिए थी। सवाल ये है कि आप यदि उसको अपने दैनिक दिनचर्या में, यदि दैनिक जीवन में उसको अपना लेते हैं, सर एक तब तो लोग उसको एक तस्वीर दिखा दूं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करते हुए तस्वीर आपके सामने है। और इसमें अभी आप सर्गेई लावरोव को देख रहे हैं, ये उनके जी रशिया से हैं, आप उनको देख रहे हैं। अब्बास अरागची को आपने तस्वीरों में देखा, एक एक करके ब्रिक्स के सभी विदेश मंत्रियों से उनकी मुलाकात की ये तस्वीर है। अब जरूरत तो यही है कि आज जब हम भारत की भी महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो महंगाई खत्म की जा सकती है अगर युद्ध खत्म हो जाए, तेल की आपूर्ति हो सकती है अगर युद्ध खत्म हो जाए। देखिए मीनाक्षी, ये तो इस बात पर मुझे लगता है कहानी कुर्सी में सभी लोग इस बात पर सहमत थे, और मुझे लगता है जो कोई भी थोड़ा भी सेंसेबल थोड़ा सा भी होगा वो सहमत होगा कि 4 मई के कारण ही जो है वो, चूंकि चुनाव था और चुनाव में कोई भी पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा 3 लाख करोड़ का वो बॉन्ड ही छोड़ करके चली गई थी, जिस पर बाद में भुगतान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा था। 4 मई के कारण ही जो है वो चुनाव में कोई भी पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा 3 लाख करोड़ का वो बॉन्ड ही छोड़ करके चली गई थी, जिस पर बाद में भुगतान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा था।
कोई भी पार्टी होती तो 4 मई का ध्यान जरूर रखती और भारतीय जनता पार्टी ने भी ध्यान रखा। और ये भी बात सच्चाई थी कि करीब एस्टिमेटेड 30,000 करोड़ पर मंथ जो आपके 3 बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम वगैरह, ये 30,000 करोड़ रुपए का पर मंथ का लॉस बियर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने देर तक कर रहा? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो डिप्लीट करके शायद 680 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया। अब ऐसी स्थिति में आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को भी आपको ठीक मेंटेन करना है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री ने 2 एरिया को टारगेट किया। देखिए, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई ऑयल कंजम्पशन कम हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ऑयल कंजम्पशन कीजिए नहीं। हमारे यहाँ एसयूवी गाड़ियाँ इतनी फर्स्ट क्वार्टरली में इतनी ज़्यादा बिकी हैं, इसका मतलब लोगों के पास पैसे हैं, मार्केट में वो खरीद रहे हैं। और उनसे मैं आकलन कर रहा था कि यदि मान लेते हैं कि 5 रुपये यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर कितने 100 लीटर से 150 लीटर हम खर्च करते हैं, तो 750 रुपये 800 रुपये का बजट हम पर बढ़ जाता है। हमारे लिए वो उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो एक छोटा व्यक्ति है जो 10 लीटर या 50 लीटर में गया, उसके लिए वो बहुत मुश्किल का हो जाता है। 600 रुपये 500 रुपये बढ़ जाना वगैरह। फिर लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो बर्डन पड़ता है किस पर? वो हम ही लोगों पर तो आता है। ये अभी तो लग रहा है कि 3 महीने सरकार ने मेंटेन कर लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर पर ही आता है। डायरेक्ट टैक्स पेयर पर आता है और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी आप पे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो लाजमी था, जिसे कहते हैं ना, वो एक गाना था, ये तो होना ही था। तो वैसे ही ये तो होना ही था और युद्ध होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी और नहीं महंगाई नहीं बढ़ेगी, इसकी तो कोई किसी ने कल्पना ही नहीं की। नहीं, तो अभी जितनी बातें मुझे समझ में आ पा रही है समीर जी, वो ये है कि अचानक से भारतीय जनता के लिए वो एक शॉक की तरह से ना हो, इसलिए धीरे 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 करके मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। और ये अपील भी उसी के हिस्से है। ये अलग अलग कॉन्वॉय की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके पीछे मकसद ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने भी अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया है। हालांकि लाइटर नोट में एक बात कह रही हूं कि जो लोग नेता बनते थे, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते थे, जो सरकारी अधिकारी होते थे, सोचते थे कि लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ियों का काफिला मिलेगा, तो अब सब धीरे 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 करके घटता चला जा रहा है। खैर, ये बात तो लाइटर नोट की। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी का भी। नेता वो भी सोचते थे ना कि बड़ी गाड़ी और लाल बत्ती के साथ पैसा भी कमाएंगे, तो पैसा भी मोदी जी ने बंद कर दिया है। कमाई, उनकी कमाई भी बंद कर दी मोदी जी ने। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 2 दिन लगातार देश के लोगों से अगर अपील की थी कि भाई आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश यात्रा ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये बता रहा था कि देश संकट की ओर बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं और वो देश की जनता को सजग और सचेत कर रहे हैं कि भाई आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है, तो अवश्य आप कटौती शुरू कर दो। हम भी घर में अगर देखते हैं ना कि घर में ऐसा लगता है कि पैसे कम आ रहे हैं, कि भाई कुछ पैसे कम आएगा, तो हम घर में कहते हैं कि भाई थोड़ी कटौती कम करो, इस बार मीठा कम बनाना, ट्रेवल बाहर कम करना, अनावश्यक चीजें खर्च करो। जब पैसा आएगा तब बाकी चीजों पर फोकस करना। मुझे लग रहा है सरकार के पास इसके अलावा समाधान क्या है? इस पे क्या समाधान है? सरकार यही करेगी। सरकार के पास तो क्या, सरकार टैक्स लगा देगी, जनता से वसूल करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जनता पे इसका बोझ पड़े। इससे प्रधानमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं कि आप खर्चे कम करोगे, अनावश्यक खर्चे कम नहीं करोगे, आप विदेश यात्रा नहीं जाओगे, आप गोल्ड नहीं खरीदोगे, तो ये देश हित में होगा, आपके हित में होगा। सरकार उतना कम टैक्स लगाएगी, उतना सरकार इससे लड़ने की स्थिति में आ पाएगी। अगर आप सब अपने सारे शौक पूरे करते रहोगे और सरकार की बात नहीं सुनोगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ना गोल्ड के ऊपर, आखिरकार 7 से लेके 15% कर दी। कल सरकार बाकी चीजों पे बढ़ा देगी। भुगतना तो जनता को, ये सरकार को थोड़ी, जनता अपनी जेब से देगी। तो मोदी नहीं चाहते कि जनता भुगतान करे, इसलिए मोदी अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने खर्चे कम कीजिए, अनावश्यक खर्चे मत कीजिए, विदेश यात्रा से बचें। जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, सारी आपूर्ति आराम से होने लगेगी, उसके बाद जैसे से पहले चल रहा था वैसा रहिएगा। कौन मना कर रहा है? तो जो उदाहरण है वो अमिताभ जी, मैं खास तौर पर सराफा कारोबारियों की जो स्थिति देख रही हूं वो मैं बता रही हूं। उन्होंने कहा कि अब हम समझ रहे हैं कि समस्या है और कोई विकल्प भी नहीं है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यही तो हमारा व्यापार है। और कैसे उनके शोरूम्स खाली हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं। अब जिनके घर में शादी ब्याह है वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीदते थे अब वो बच रहे हैं। उसमें भी रास्ता निकाला है। मेरे कई मित्र हैं जिनका शादी है, उन्होंने अपनी बेटियों को
एफडी देती है उतने पैसों की कि ये पैसा सर, आप रखो, 6% FD जब मिल बाद रही में है, आप सर। नहीं ब्याज के लिए नहीं कि जब नॉर्मल होगा तब सोना खरीद लेना, अभी 1 साल सोना मत खरीदो, ऐसे सपोर्ट करने के ऐसे लिए। भी सोना के दाम पिछले 1 साल में 44% बढ़ा है। बिल्कुल। तो 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम एक मिडिल क्लास नॉर्मली अब खरीद नहीं पाएगा। और सोना का कंजम्पशन भी कम गया है पिछले 1 साल में, रेट बढ़ने से सोना का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। तो ये मान लेना कि सोना कम खरीदने से, हाँ ये है कि हमारा जो क्रिटिकल फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कम नहीं हो, उस पर प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। लेकिन जो इस पर, ये पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटिक्स की है कि कैसे सिलेंडर लेके, आपने एक बार बहुत अच्छा कहा, स्मृति ईरानी का फोटो हम हमेशा याद करते हैं, कैसे सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करती थी। अब वो प्रोटेस्ट शुरू होंगे तो वही मैं कह रहा हूं, उसी को हम एक देशभक्ति की तरह से, एक देश सेवा की तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी अगर तेल के आप कम यूज करेंगे, आप विदेश कम जाएंगे, सोना कम खरीदेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर जो 7 चीजों का संकल्प बनाया है, लेकिन इसमें टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, सिंबॉलिज्म नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऑप्टिकल वैल्यू को। मैं एक देख रहा था औरंगाबाद, हमारे बिहार के रागी जी भी हैं, वहां के एक जज साहब जो साइकिल से चले जा रहे थे, 3 लोग उनके सिक्योरिटी वाले थे, अचानक एंगल जब घुमाया, बार एसोसिएशन कह रहा है कि इसे जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, कम से कम 10 साल तक उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था सरकार वही लागू करे जो उनके साथ था, क्योंकि उनके लाइफ पर थ्रेट है। तो वो उनकी गाड़ी पीछे से आ रही है, बेचारे खुद ये साइकिल से चले जा रहे हैं, वही गाड़ी पे जिस पर अदरवाइज बैठ के आते थे, लेकिन वो गाड़ी साइकिल पीछे पे अच्छा चला। है। तो हाँ, तो वही कह रहा हूँ, सिंबॉलिज्म, optics के लिए- टोकनिज्म होना नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि अब बैकग्राउंड तैयार जब हो। ऐसे लोग करते हैं ना तो वो हंसी के पात्र बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आम जनता भी इस बात को जानती है, बहुत समझती अच्छी है। जानती है, और वो और उनके कमेंट हमसे ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, ज्यादा माने तीखे होते हैं। तो इन नेताओं को ये बात बहुत समझनी चाहिए कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बिजनेस क्लास में उड़ते हैं, चार्टर्ड प्लेन में आप उड़ते हैं, तो ये मत दिखाया कीजिए, जितना बन सकता मैं है ये उतना कहती ही हूँ करना सर, चाहिए। जुनूनी लोग भी ऐसे होते राहुल हैं गांधी कि ने तो सबसे पहले वायलेट कर दिया, एक प्रधानमंत्री की पत्रकार अपील हैं, को उन्होंने सबसे एक पहले पोस्ट वायलेट किया कर दिया। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी होते हैं, जीएसटी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज से साइकिल नहीं चला रहे हैं, पिछले 20-22 सालों से वो साइकिल चला रहे हैं। ऐसे और लोग हैं, ऐसा वही नहीं मैं कि कह रहा ऐसा ऐसे नहीं। जुनूनी लोग भी हैं। अब लेकिन वो ऐसे सेहत लोगों को के लिए जब आप करते हैं। सामने करते हैं ना, तो वो फिर आपका सिंबोलिज्म नहीं होता, टोकनिज्म नहीं होता है। और ऐसे लोग बाकियों के लिए भी मिसाल बनते हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से साइकिल पर नहीं आते, बल्कि वाकई में इसे एक जरूरत समझ के ये काम करते हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ गई है, पंजाब से आई है। गायक दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया और उसके बाद अब इसमें भी सियासत हो रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है और अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि बीजेपी दिलजीत पर दबाव बनाने के लिए गोली चलवा रही है, तो वहीं पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि दिलजीत ने बीजेपी पार्टी में शामिल होने का ऑफर ठुकराया था और इसके बाद ही उनके मैनेजर के ऊपर हमला किया गया है। दोसांझ जी पंजाब को प्यार करते हैं और पंजाब की मिट्टी में पले हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ पे खेले हैं, तो उनको डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। सो ऐसा उन्होंने इनकार कर दिया, तो तभी उनके ऊपर हमला हुआ है। तो मैं इस हमले की निंदा करता हूँ। दिलजीत को लेकर पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी दिलजीत पर पार्टी में आने का दबाव बना रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि दिलजीत अब इंडियन सिटीजन है ही नहीं, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। सितंबर 2022 से ही वो अमेरिका के पासपोर्ट पर ही ट्रैवल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिलजीत के पास ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड नहीं है। सिंगर का आखिरी इंडियन पासपोर्ट 2018 में मुंबई से जारी हुआ था और दिलजीत की पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक ही हैं। तो ऐसे में सिंगर के अमेरिकी नागरिक होने का मतलब साफ है कि वो भारत में तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। भारत में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ की नागरिकता तो कम से कम जरूरी है ही। फिर ये आम आदमी पार्टी किस तरीके के दावे कर रही है? ये दावे केवल पॉलिटिकल हैं और इसलिए वो जो कोशिश कर रहे हैं ये केवल एक सियासी एंगल ही है। बिना नागरिकता लिए हुए तो भारत में इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी
प्रधानमंत्री आवास में रहने लगी थी, बिना नागरिक बने हुए। ये आम आदमी पार्टी तो कुछ और वो कर नहीं है रही कि है। बिना नागरिक बने हुए, प्रॉब्लम ये है कि नागरिकों को यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं मिल रहा है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, उसको एड्रेस किया है नहीं, एसआईआर में वो होना चाहिए। वो आप अभी सर, मैं वो सियासी अभी एंगल पंजाब का लेकर आ रही हूँ, आप प्रश्न एफआईआर में पर है। लेकर चले गए, आप सोनिया गांधी पर लेकर चले गए। समस्या ये है कि दिलजीत दोसांझ को लेकर जो आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है समीर जी, वो पॉलिटिक्स कितनी खोखली है कि जो नागरिक है ही नहीं वो पार्टी कैसे ज्वाइन करेगा, वहां वो चुनाव कैसे लड़ेगा, ये बात तो पता होगी ना आम आदमी पार्टी को। देखिए, आम आदमी पार्टी के जब से 7 सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से भगवंत मान साहब का और अरविंद केजरीवाल का, मतलब अब शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता कि उनका व्यवहार किस तरीके से हो गया। वो हर बात में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनको नजर आती है। अब उन्हें मालूम है इस बात को लेकर कि भाई अब वो भारतीय देश के नागरिक नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और हमला हो रहा है, आप सुरक्षा क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में जवाब दीजिए। हर मामले को आप कह देते हो कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अभी उनके आपके एक मंत्री अरेस्ट हो गए तो कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको ईडी से अरेस्ट करवा दिया, कोर्ट से बेल नहीं मिली तो आप कह देते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला, इससे हमारे मंत्री को बेल नहीं मिल पा रही है। आप करप्शन करोगे, ईडी आपको अरेस्ट करेगी, कोर्ट से आपको बेल नहीं मिलेगी, आप कह दोगे भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मार्च में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली हारने के बाद सिर्फ पंजाब बचा हुआ है और उनको पंजाब जाने का भी डर सता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बयान जरूर आएंगे, लेकिन इस तरीके से बयान से बचना चाहिए। वो एक मित्तल साहब थे ना राज्यसभा के एमपी, उनके यहाँ भी ईडी के रेट पर कुछ फॉलोअप हुआ उसके विजय बाद? जी, अब तो जो समीर जी कह रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा तो कहेंगे कि ये बीजेपी की वजह से हुआ, मोदी जी की वजह से हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर जी, लेकिन मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि जो यूएस सिटीजन है उसकी चिंता तो उनको हो रही है, जो इंडियन सिटीजन उनकी पार्टी में वो कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसकी चिंता कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आम इंडियन आदमी पार्टी- सिटीजन क्या, वो राहुल गांधी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं में जो लोग पंजाब में बैठे हुए हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो अब सर कहाँ जिन्हें जाएंगे? जाना था तो चले गए। नहीं, अभी खत्म थोड़ी हो गई, ये विजय बात जी, खत्म विजय हो जी, गई, ये विजय बात जी, शुरू हुई है, विजय जी, संजय अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी इनकी। तो पार्टी शुरू हुई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे दिखेंगे। नहीं, विजय जी, संजय सिंह ने सुना है कि भगवंत मान से कुछ बातें की है, गुफ्तगू की है। मुझे जानकारी नहीं पार्टी के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो दिलजीत दोसांझ तो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनकी चिंता छोड़ के जो इंडियन सिटीजन उनकी पार्टी में है वो कहीं आए जाए ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान कर ले, उसको फोकस करें।